जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे खौफनाक और आलीशान साम्राज्य का वारिस अपने ही देश में बैठा है। बिल्कुल। वो किसी सेनाओं को कोई आदेश नहीं दे रहा है। बिल्कुल। वो किसी तख्त पर बैठकर न्याय भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल। इसके बजाय वह एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के सामने अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने की गुहार लगा रहा है। हम बात कर रहे हैं अकबर द्वितीय की, जो कि अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना? मतलब जो मुगल सल्तनत कभी पूरी दुनिया पर राज करती थी, जिसके खजाने की चमक से यूरोप की आंखें चौंधिया जाती थीं, वो सल्तनत अपनी पॉकेट मनी के लिए गिड़गिड़ाने की नौबत तक कैसे पहुंच गई? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास नवीन शर्मा द्वारा 2024 में तैयार किए गए कुछ बेहतरीन दस्तावेज और प्रेजेंटेशन नोट्स हैं। हाँ, मैंने भी उन नोट्स को देखा है। बहुत ही विस्तार से लिखे गए हैं जी। और ये नोट्स मुगल साम्राज्य के पूरे जीवन चक्र का, मतलब उनके जमीनी संघर्ष, उनके चरम वैभव और अंततः उनके खौफनाक पतन का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर एक अजेय ढांचा अंदर से कैसे ढह जाता है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि पतन की ये कहानी सिर्फ एक दिन, एक युद्ध या किसी एक कमजोर राजा का परिणाम नहीं थी। जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन के बीज अक्सर उसके सबसे अच्छे दिनों में, उसके चरम उत्कर्ष के दौरान ही बो दिए जाते हैं। मतलब जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी पतन की शुरुआत हो चुकी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आज सिर्फ तारीखों और राजाओं की सूचियां नहीं टटोलेंगे, हम उस मशीनरी को समझेंगे जो इस विशाल सत्ता को चला रही थी, और ये भी देखेंगे कि कैसे वो मशीनरी खुद अपने ही भार अंतर्विरोधों के कारण चरमराकर टूट गई। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी हमारे श्रोताओं के लिए क्योंकि ये महज 16वीं या 18वीं सदी के इतिहास की बात नहीं है। एकदम। सत्ता कैसे हासिल की जाती है, कैसे उसे बरकरार रखा जाता है और कैसे अहंकार, गलत फैसलों या दरबारी राजनीति से वो हाथ से फिसल जाती है। ये डायनामिक्स आज की किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या आधुनिक संस्थाओं पर भी उतनी ही सटीकता से लागू होती हैं। 100%। मानव स्वभाव और सत्ता का मनोविज्ञान कभी नहीं बदलता। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 1530 का साल, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु हो चुकी है और उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि उसे एक बना बनाया शानदार साम्राज्य मिल गया है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हाँ, बाहर से जो एक सुनहरा साम्राज्य दिख रहा था, अंदर से वो एक आर्थिक आपदा थी। नवीन शर्मा के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि 1530 में हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही उसके सामने एक साथ 5 मोर्चों पर भयंकर चुनौतियां खड़ी थीं। बाप रे, 5 मोर्चे! जी, और इसमें सबसे बड़ी और सबसे तात्कालिक चुनौती थी पैसा, जो कि हर बड़ी चीज की जड़ होता है। बिल्कुल। बाबर ने युद्ध जरूर जीते थे, लेकिन उसने कोई केंद्रीय कर व्यवस्था, मतलब टैक्स कलेक्शन का कोई ठोस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनाया था। अच्छा, तो फिर साम्राज्य चल कैसे रहा था? उल्टे, बाबर ने दिल्ली और आगरा का सारा खजाना अपने सैनिकों, दरबारियों और काबुल के रिश्तेदारों में बांट दिया था। इसी अंधाधुंध दान पुण्य के कारण ही तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। ओहो, मतलब दानवीर बन गए थे वो। हाँ, लेकिन इस कलंदर बनने की भारी कीमत उनके बेटे हुमायूं को चुकानी पड़ी। जब वो गद्दी पर बैठा तो शाही खजाना पूरी तरह खाली था। तो मूल रूप से बाबर ने हुमायूं को एक ऐसा स्टार्टअप सौंपा था जिसकी फंडिंग पूरी तरह जीरो थी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये, है ना? और बिना रेवेन्यू मॉडल और बिना पैसे के इतनी बड़ी सेना को सैलरी कैसे दी जाएगी? यही सबसे बड़ा संकट था जिसने हुमायूं को शुरू से ही कमजोर कर दिया। इसके ऊपर से हुमायूं के अपने ही भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल साम्राज्य के टुकड़े करना चाहते थे। मतलब उसके अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को डुबाने में लगे थे। बिल्कुल। उन्होंने संकट के समय हुमायूं का साथ देने के बजाय उसके खिलाफ ही साजिशें रची। इसके अलावा पूरब में अफगान नेता महमूद लोदी बिहार और बंगाल में मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी कर रहा था। और शायद पश्चिम में भी कोई खतरा था? जी हैं, पश्चिम में गुजरात का महत्वाकांक्षी शासक बहादुर शाह राजपूताना होते हुए सीधा दिल्ली पर कब्जा करने के सपने देख रहा था। चारों तरफ से घिर गया था वो तो। लेकिन इन सब में जो इंसान हुमायूं के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न बनकर उभरा, वो था दक्षिण बिहार का शेर खान, जिसे इतिहास शेरशाह सूरी के नाम से ज्यादा जानता है। हाँ, शेरशाह सूरी। लेकिन शेर खान ने हुमायूं को कैसे मात दी?
मुगल सेना तो उस वक्त काफी आधुनिक और ताकतवर मानी जाती थी, खासकर उनके तोपखाने के कारण। देखिए, शेर खान की असली ताकत हथियारों से ज्यादा उसकी कूटनीति और भूगोल की समझ में थी। 1539 और 40 के इन 2 सालों को दस्तावेजों में एक चेस मैच की तरह बताया गया है। शतरंज की खेल की तरह, जी। जहां शेर खान हमेशा हुमायूं से 2 कदम आगे रहा। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। शेर खान ने सीधे हमला करने के बजाय मुगल सेना को करमनाशा नदी के किनारे महीनों तक उलझाए रखा। महीनों तक? किस चीज का इंतजार कर रहा था वो? वो इंतजार कर रहा था मॉनसून का। ओह। जैसे ही भारी बारिश शुरू हुई और मुगल शिविर निचले इलाके में होने के कारण बाढ़ के पानी में डूबने लगा, सेना में भारी अफरा तफरी मच गई। और ठीक उसी वक्त जब मुगल तोपखाना पानी में बेकार हो चुका था, शेर खान ने 3 तरफ से अचानक हमला कर दिया। ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये मौसम और माहौल का फायदा उठाने की एक क्रूर रणनीति थी। बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा है कि इस हमले में मुगल सम्राट हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े समेत उफनती नदी में कूदना पड़ा था। हाँ, और वहां निजाम भिश्ती नाम के एक आम पानी भरने वाले व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी। इसी बड़ी जीत के बाद शेर खान ने खुद को शेरशाह घोषित किया। लेकिन हुमायूं के लिए मुश्किलें तो अभी और बढ़ने वाली थी ना? जी, मुगलों के लिए असली तबाही अगले साल आई। 1540 में कन्नौज, या जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं ने इस निर्णायक लड़ाई के लिए अपने भाइयों से मदद मांगी, जो कि उसे कभी नहीं मिली होगी। एकदम सही। कामरान और हिंदाल ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया और एक बार फिर बारिश मुगलों के लिए काल बनी। मुगल शिविर में कोई तालमेल नहीं था। तोपखाना कीचड़ में फंस गया और सेना में भगदड़ मच गई। मतलब प्रकृति भी उनके खिलाफ थी और अपने भी। हाँ, और हुमायूं ये युद्ध बुरी तरह हार गया। और नतीजा ये हुआ कि जो साम्राज्य बाबर ने बनाया था वो महज 10 साल में ही हुमायूं के हाथों से पूरी तरह निकल गया। मुगलों को भारत छोड़कर भागना पड़ा और द्वितीय अफगान वंश यानी सूरी वंश की स्थापना हुई। बिल्कुल। और इसके बाद तो हुमायूं ने लगभग 15 साल सिंध और ईरान के जंगलों में एक निर्वासित दर-दर भटकता हुआ जीवन बिताया। ये एक राजा के लिए कितनी बड़ी गिरावट थी। इसी भटकते हुए दौर में ही 1541 में उसका हमीदा मानो से विवाह हुआ था और 1 साल बाद अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। ये हुमायूं के लिए संघर्ष का एक बहुत लंबा और थका देने वाला दौर था। उसने ईरान के शाह की मदद से अपनी ताकत फिर से जुटाई और 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सूरी सेनाओं को हराकर दिल्ली वापस जीत ली। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, सत्ता में इस शानदार वापसी के सिर्फ 7 महीने बाद ही 1556 में अपनी ही बनाई हुई शेर मंडल, जिसे दीनपना पुस्तकालय भी कहते हैं, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हाँ, एक बहुत ही अजीब हादसा था वो। इस पूरी घटना पर इतिहासकार लेनपूल का एक बहुत ही सटीक कोट इन नोट्स में दिया गया है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। ये वाकया वाकई उस इंसान के पूरे जीवन का सार है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर पेश करता है। हुमायूं का ये शारीरिक लड़खड़ाना भले ही उसकी मौत का कारण बना, लेकिन उसके इस जीवन भर के संघर्ष ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जिस पर आगे चलकर अकबर ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल। लेकिन पतन के विज्ञान को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब साम्राज्य अपने चरम पर था, जहां एक अलग तरह की लड़खड़ाहट शुरू होती है, वैचारिक और नैतिक लड़खड़ाहट। इसके लिए हमारे स्रोत हमें जहांगीर के दौर में ले जाते हैं, यानी 1605 से 1627 का काल। जी। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जहांगीर के शासनकाल को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का सम्राट कहा है। शेखू बाबा या सलीम हा ये दौर न्याय और क्रूरता का एक बहुत ही जटिल मिश्रण था। वो कैसे? देखिए, एक तरफ उसका बेहद उदार पक्ष दिखता है। वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था, ब्राह्मणों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाता था। अच्छा, ये तो काफी समावेशी विचार था। हाँ, और वेदांत दर्शन में उसकी इतनी गहरी रुचि थी कि उसने उज्जैन के जदरूप गोसाई मंदिर की यात्रा भी की थी। और तो और उसने न्याय की पुकार सुनने के लिए आगरा के किले में एक जंजीर अदल यानी न्याय की जंजीर लगवाई थी। हाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी आम आदमी उसे खींचकर सीधे सम्राट तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे खटक रही है। क्या? जो शासक वेदांत पर चर्चा कर रहा है, रक्षाबंधन मना रहा है, उसी के बारे में दस्तावेज बताते हैं कि उसका एक निरंकुश और बेहद क्रूर पक्ष भी था। वो तो था। उसे अत्यधिक शराब पीने की लत थी। उसने एक आदेश जारी करके गुजरात से जैनियों को राज्य से बाहर निकाल दिया था
और कांगड़ा अभियान के दौरान उसने मंदिरों को तोड़ने का फरमान भी जारी किया था। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये इंसान सिर्फ एक तानाशाह था जो अपनी इमेज चमकाने के लिए सहिष्णुता का नाटक कर रहा था, या इसके पीछे उस समय सत्ता को कायम रखने की कोई और कूटनीति थी? देखिए, इसे महज पाखंड कहना स्थिति को बहुत सरल बना देना होगा। अगर हम उस दौर की राजनीति की कार्यप्रणाली को समझें तो ये सत्ता को हर कीमत पर बनाए रखने की एक सोची समझी मशीनरी का हिस्सा था। मतलब धर्म और दर्शन का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा था। बिल्कुल। उस समय के शासकों के लिए धर्म, कला या व्यक्तिगत मान्यताएं अक्सर राजनीति के औजार होते थे। शासकों की प्राथमिकता किसी एक विचारधारा का पालन करना नहीं, बल्कि अपना दबदबा कायम रखना था। तो जहां उन्हें फायदा दिखता था वो उदार बन जाते थे। एकदम सही। जहां उन्हें लगता था कि उदारता दिखाने से उन्हें बहुसंख्यक आबादी या प्रभावशाली वर्गों का समर्थन मिलेगा, वहां वे सूफी संतों और सन्यासियों के पास जाते थे। और जहां ताकत दिखानी हो, वहां वे बेहद निर्मम हो जाते थे। जब उन्हें लगता था कि उनका अधिकार चुनौती में है या उन्हें अपनी सैन्य ताकत का खौफ पैदा करना है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। सत्ता बचाने के लिए कोई विचारधारा स्थायी नहीं होती। ये खौफनाक है, लेकिन शायद राजनीति का एक कड़वा सच भी है। और सत्ता बचाने की यह क्रूरता सिर्फ बाहरी विरोधियों तक सीमित नहीं थी, है ना? जब हम 1606 के विद्रोह को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। खुद जहांगीर के अपने बेटे खुसरो ने सत्ता हथियाने के लिए बगावत कर दी थी। और इस बगावत ने दरबार की अंदरूनी राजनीति और खून के रिश्तों की सच्चाई को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आपको पता है खुसरो को इस बगावत में किसका समर्थन मिला था? किसका? उसके अपने मामा मानसिंह का, जो साम्राज्य के सबसे बड़े कमांडरों में से एक थे। और 5th सिख गुरु अर्जन देव जी ने भी खुसरो को आशीर्वाद दिया था। और शायद इसी वजह से बाद में मुगलों और सिखों के बीच वो लंबा और कड़वा संघर्ष शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल। बहरावल के युद्ध में जहांगीर की सेना ने खुसरो को हरा दिया, और इसके बाद जो हुआ वो सत्ता की भूख का सबसे भयानक रूप था। जहांगीर ने अपने सगे बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। हे भगवान, हम सिर्फ एक पल के लिए रुककर इस घटना के मनोवैज्ञानिक बोझ के बारे में सोचें। एक पिता अपने ही बेटे की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो गद्दी तक ना पहुंच सके। सत्ता का नशा और उसे खोने का पैरानोया इंसान को किस स्तर तक ले जाता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। और ये सिलसिला ही नहीं रुका। अंधा होने के बाद भी खुसरो को एक खतरा ही माना गया। अंततः जहांगीर के दूसरे बेटे खुर्रम ने, जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, हाँ, उसने सत्ता के अपने रास्ते को साफ करने के लिए खुसरो की हत्या ही करवा दी। बाप रे, अपने ही भाई की हत्या। यही वो बिंदु है जहां से हम देखते हैं कि राज दरबार की अंदरूनी राजनीति कूटनीति से ज्यादा कत्लेआम में बदल चुकी थी। खून के रिश्ते सत्ता के आगे पूरी तरह बेमानी हो गए थे। जब तक केंद्र में कोई मजबूत और क्रूर शासक बैठा था, तब तक शासन चलता रहा और ये दरारें छुपी रहीं। हाँ, एक डर बना हुआ था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। साम्राज्य एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जहां नेतृत्व पूरी तरह से विफल हो गया। बिल्कुल। नवीन शर्मा के नोट्स इस पतन के दुष्चक्र को मुख्य रूप से 4 स्तंभों में विभाजित करते हैं। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? अयोग्य उत्तराधिकारी, दरबारियों की गुटबाजी, आर्थिक दिवालियापन और लगातार होते विद्रोह। इन चारों स्तंभों में जो सबसे खतरनाक चीज थी, जिसने मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वो था आर्थिक ढांचा और मनसबदारी व्यवस्था का टूटना। ये मनसबदारी व्यवस्था असल में थी क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा साम्राज्य काम कैसे करता था। सम्राट अपने जनरल्स, मंत्रियों और दरबारियों, जिन्हें मनसबदार कहा जाता था, उनको नकद सैलरी देने के बजाय जमीन के बड़े बड़े टुकड़े दे देता था, जिन्हें जागीर कहते थे। अच्छा। उस जमीन से जो टैक्स या रेवेन्यू आता था, उसी से ये दरबारी अपना खर्च निकालते थे और सम्राट के लिए एक सेना मेंटेन करते थे। जो लोग इतिहास के इन तकनीकी शब्दों से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये एक तरह का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल था। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसमें खराबी कहाँ आ गई? शुरुआत में तो ये ठीक काम कर रहा था। खराबी तब आई जब औरंगजेब के समय तक साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया और दरबारियों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई। बांटने के लिए उपजाऊ जागीरें बची ही नहीं। इसे ही इतिहास में जागीरदारी संकट कहा जाता है। अच्छा, तो जमीन कम और मांगने वाले ज्यादा। बिल्कुल। मनसबदारों को जो जमीनें कागज पर दी जा रही थीं, असलियत में उनसे टैक्स की वसूली हो ही नहीं पा रही थी।
मतलब कंपनी ने इतने सारे वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए कि उन्हें सैलरी देने के लिए कंपनी का रेवेन्यू ही कम पड़ गया। एकदम सही। और अपने खर्च पूरे करने के लिए इन मनसबदारों ने किसानों पर भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। जाहिर है वो अपना नुकसान तो सहेंगे नहीं। हाँ, वे अपनी जागीरों से ज्यादा पैसा निचोड़ने लगे। इसी आर्थिक शोषण का नतीजा था कि जाट, सिख, मराठा और राजपूतों के विद्रोह लगातार भड़कते गए। और दूसरी तरफ दरबार में क्या हो रहा था? दरबार में बैठे अमीर वर्ग के लोग असली सत्ता हथियाने के लिए अलग अलग गुटों में बंट गए, जैसे हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट। और इसी जहरीले माहौल में गद्दी पर बैठते हैं ऐसे शासक जिनके नाम और उपाधियां सुनकर ही उनकी काबिलियत का अंदाजा हो जाता है। हाँ। इन नोट्स में अयोग्य उत्तराधिकारियों की गैलरी का जो हिस्सा है वो 1707 से 1748 तक के इन कठपुतली सम्राटों की कहानी कहता है। जैसे बहादुर शाह प्रथम जी, जिन्हें शाहे बेखबर कहा गया क्योंकि एक जुलियाना नाम की महिला, जिसे बीबी फिदवा कहा जाता था, वो उनके फैसलों पर पूरी तरह हावी थीं और सम्राट बिना सोचे समझे जागीरें बांट रहे थे। और फिर आता है जहांदार शाह। हाँ, इसका उपनाम था लंपट मूर्ख। ये लाल कुंवर नाम की एक महिला के प्यार में इतना डूबा था कि इसने दरबार का पूरा नियंत्रण जुल्फिकार खान जैसे स्वार्थी दरबारियों के हाथों में सौंप दिया। और इसके बाद जो शासक गद्दी पर आया, फर्रुखसियर, उसे इतिहास में घृणित शासक के नाम से जाना गया। घृणित शासक? जी। इस फर्रुखसियर ने अनजाने में एक ऐसा फैसला लिया जिसने मुगलों की अर्थव्यवस्था तो तबाह की ही, साथ ही पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। ऐसा क्या कर दिया उसने? 1717 में डॉक्टर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज डॉक्टर ने सम्राट की किसी गंभीर बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया था। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तक जारी कर दिया। एक मिनट, ये दस्तक असल में कैसे काम करता था? क्योंकि इसका जिक्र बार बार आता है कि इसने अंग्रेजों को बहुत मजबूत कर दिया। देखिए, दस्तक एक तरह का कस्टम फ्री पास था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके तहत कंपनी को एक मुश्त रकम देने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई टोल या चुंगी दिए अपना सामान लाने और ले जाने की पूरी छूट मिल गई। लेकिन अगर अंग्रेज व्यापारी टैक्स नहीं देंगे तो मुगल खजाने में पैसा कहाँ से आएगा? ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन समस्या सिर्फ टैक्स न मिलने की नहीं थी। अंग्रेज अधिकारी इस पास का भयानक दुरुपयोग करने लगे। कैसे? कंपनी के व्यापार के साथ साथ वो अपना निजी सामान भी इसी पास के जरिए बिना टैक्स दिए निकालने लगे। और तो और वे इस पास को स्थानीय व्यापारियों को भी बेचते थे। ओहो, ये तो पूरा एक करप्शन का नेक्सस बन गया। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि मुगल सरकार का रेवेन्यू तो गिरा ही, साथ ही जो ईमानदार स्थानीय व्यापारी टैक्स देकर व्यापार कर रहे थे, उनका धंधा भी चौपट हो गया। फर्रुखसियर ने बिना दूरगामी परिणाम सोचे अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। और इन अठपुतली सम्राटों के पीछे जो लोग असली खेल खेल रहे थे, वे थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, जिन्हें इतिहास के सबसे बड़े किंग मेकर्स के रूप में जाना जाता है। ये दोनों भाई इतने शक्तिशाली हो गए थे कि सम्राट महज इनके मोहरे थे। उन्होंने ही तो फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया था। हाँ, और जब उसने इनकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश की तो इन्हीं सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से अपने ही सम्राट को अंधा करवाकर बेहद दर्दनाक मौत दे दी। बाप रे! आया और फिर हटा दिया। अगर मैं अपनी कॉर्पोरेट एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो सैयद बंधु किसी फेल हो रही कंपनी के ऐसे भ्रष्ट वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए थे जो हर 2 महीने में कंपनी का नया सीईओ ला रहे थे। बिल्कुल सटीक। वे नया सीईओ इसलिए लाते थे ताकि पर्दे के पीछे से कंपनी का बचा कुचा फंड भी अपनी जेबों में भर सकें, जबकि कंपनी खुद भारी कर्ज में डूबकर दिवालिया हो रही थी। उनका ध्यान सिर्फ अपना खजाना भरने और दरबार में अपनी पकड़ मजबूत रखने पर था। साम्राज्य बाहर से कैसे टूट रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। अंततः एक नया सम्राट आया, मोहम्मद शाह, जिसका उपनाम ही था रंगीला। इस रंगीला ने चिनकिलिच खान नाम के एक चतुर अमीर की मदद से इन सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। लेकिन तब तक साम्राज्य को अंदर से जो नुकसान होना था वो हो चुका था, है ना? हाँ, वो डैमेज तो हो ही चुका था। जब केंद्र में बैठे शासक दिन रात अपनी शराब, महफिलों और मुर्गों की लड़ाई देखने में व्यस्त हों, तो दूर दराज के सूबों में बैठे गवर्नर
चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ये एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। जब केंद्र की पकड़ कमजोर होती है तो बाहरी हिस्से टूटकर अलग होने ही लगते हैं। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाएंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला की इसी विलासिता ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। कैसे? जो प्रांतीय सूबेदार या गवर्नर थे, उन्होंने देखा कि दिल्ली पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, तो उन्होंने केंद्र को टैक्स भेजना बंद कर दिया और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। मतलब साम्राज्य का विखंडन शुरू हो गया। जी। 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को अलग कर लिया। 1722 में सादत खान ने अवध में अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1724 में उसी चिनकिलिच खान ने, जिसने सम्राट मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं से बचाया था, हाँ, उसने भी अपना रास्ता अलग कर लिया। उसने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और वो पहला निजामुल मुल्क बन गया। बिल्कुल। जब आपके सबसे वफादार और काबिल लोग ही आपका साथ छोड़कर अपना अलग साम्राज्य बनाने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके मूल संगठन का अंत नजदीक है। और इस आंतरिक विखंडन का तमाशा पूरी दुनिया ने तब देखा जब बाहरी ताकतों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। मराठों का आक्रमण। हाँ, 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका दिया। इसे मराठा दस्तक कहा जाता है। बाजीराव मात्र 500 घुड़सवारों को लेकर अचानक दिल्ली के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गए। सिर्फ 500 घुड़सवार और सामने एक समय की दुनिया की सबसे खौफनाक मुगल सेना। लेकिन मुगल सेना में कोई लड़ने का जज्बा या नेतृत्व ही नहीं बचा था। सिर्फ 500 घुड़सवारों की खबर सुनकर सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला इतना डर गया कि वो दिल्ली छोड़कर भागने की तैयारी करने लगा। ये तो बहुत शर्मनाक था। वो असली रूप से चीर-फाड़ करने का काम किया नादिर शाह ने। मैं इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह देखती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि नादिर शाह या मराठों ने मुगल साम्राज्य को गिराया, लेकिन इन स्रोतों की गहराई में जाने पर तंत्र कुछ और ही नजर आता है। हाँ, वो तो सब ट्रिगर थे। दरबारी भ्रष्टाचार, जागीरदारी संकट और नेतृत्व की शून्यता नाम की दीमक ने साम्राज्य के दरवाजे को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। नादिर शाह ने तो बस उस सड़े हुए दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और पूरा का पूरा ढांचा नीचे आ गिरा। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आप बिल्कुल सही तंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। कोई भी बाहरी शक्ति तभी सफल होती है जब आंतरिक प्रतिरोध खत्म हो चुका हो। 1739 में जब ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो अवध के सादत खां की आपसी रंजिश और चुगली ने नादिर शाह को सीधे दिल्ली तक पहुंचा दिया। अपनों का ही धोखा। जी। करनाल के युद्ध में मुगल सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। नादिर शाह ने दिल्ली में जो कत्लेआम मचाया, वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। बहुत भयानक था वो अपने साथ 70 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति, शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। मुगलों का सारा आर्थिक आधार और उनकी रही सही प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इसके बाद जो शासक आए वे महज नाम के सम्राट थे, बस कठपुतलियां, जिन्हें बस लाल किले की चारदीवारी में रहने की इजाजत थी। शाह आलम द्वितीय, जो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद पूरी तरह से अंग्रेजों की पेंशन पर आश्रित हो गया। फिर अकबर द्वितीय और अंत में बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय एक प्रतीकात्मक नेता जरूर बने, लेकिन उनके पास ना अपनी सेना थी, ना अपना खजाना। बिल्कुल। जहां 1862 में एक अनजान और गुमनाम मौत के साथ इस महान साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। ये पूरा सफर बहुत ही नाटकीय और दुखद है। बहुत दुखद है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है जो समाज के इस पतन को एक बिल्कुल अलग और दार्शनिक नजरिए से दिखाता है। मिर्जा गालिब वाला किस्सा। हाँ, ये महान कवि मिर्जा गालिब का 1837 का एक किस्सा है। ये वाकया उस समय के दरबारी समाज के खोखलेपन को बहुत गहराई से उजागर करता है। हाँ, वो किस्सा वाकई बहुत प्रतीकात्मक है। 1837 में एक ताजपोशी के कार्यक्रम में मिर्जा गालिब बहुत ही सादे कपड़ों में राज दरबार पहुंचे थे। वहां जो दरबारी खड़े थे, उन्होंने गालिब के कपड़ों को देखकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और बैरंग लौटा दिया। गालिब वापस गए, उन्होंने शानदार शाही लिबास पहना और दोबारा पहुंचे। और इस बार उन्हें अंदर जाने दिया गया। हाँ, इस बार उन्हें बहुत सम्मान मिला और बाकायदा दावत में बिठाया गया। और फिर गालिब ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने दावत खाने के बजाय वो दाल और सालन अपने शाही कपड़ों पर डालना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जब दरबारियों ने हैरान होकर पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो गालिब ने जवाब दिया, दावत मुझे नहीं, इन कपड़ों को मिली है। ये महज एक व्यंग नहीं था,
ये उस समाज का आईना था। ये दर्शाता है कि एक समय जो शासक वर्ग विद्वानों, कवियों और योग्य प्रशासकों का सम्मान करता था, वो अब सिर्फ बाहरी दिखावे, रेशमी कपड़ों और झूठे अहंकार का गुलाम बन चुका था। सही बात है। जब समाज में इंसान के ज्ञान, उसकी योग्यता और उसके कर्मों की जगह उसके लिबास और चापलूसी को अहमियत मिलने लगे, तो वो समाज मानसिक रूप से मर चुका होता है। और यही बात नवीन शर्मा के नोट्स के अंतिम भाग में पतन के पिरामिड के जरिए बहुत अच्छे से समझाई गई है। वो पिरामिड कैसे काम करता है? इस पिरामिड का आधार या फाउंडेशन था सैन्य शक्ति, संकल्प और जमीनी संघर्ष। ये वो दौर था जो हमें हुमायूं की लड़खड़ाहटों और लगातार युद्धों में दिखता है, जिससे साम्राज्य की नींव बनती है। इस पिरामिड का मध्य भाग था प्रशासनिक संतुलन और जनहित, जैसे जहांगीर का दौर, जहां क्रूरता जरूर थी, लेकिन तलवारों से जीते गए राज्य को न्याय, धर्म और प्रशासन से बांध कर रखने की कोशिश भी की गई। लेकिन इस पिरामिड का शीर्ष यानी सबसे ऊपरी हिस्सा बन गया लीडरशिप की शून्यता, अंधाधुंध विलासिता और दरबारी साजिशें। बिल्कुल। मोहम्मद शाह रंगीला और उसके बाद के शासकों के पास ना कोई विजन था और ना ही कोई जमीनी पकड़। और जैसा कि दस्तावेजों का निष्कर्ष है, महान साम्राज्य बाहर के हमलों से नहीं बल्कि भीतर के खोखलेपन से गिरते हैं। तो हमने हुमायूं की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिरने से लेकर बहादुर शाह जफर के रंगून की एक अंधेरी जेल में कैद होने तक की पूरी यात्रा का विश्लेषण किया। ये सिर्फ राजाओं के युद्ध हारने या जीतने की कहानी नहीं है। ये सत्ता के काम करने के तरीके, अर्थव्यवस्था के टूटने और मानवीय कमजोरियों का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। एकदम सही। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन दस्तावेजों से उभर कर सामने आता है। हाँ। हमने शुरुआत में अकबर द्वितीय का जिक्र किया था। हाँ, पेंशन वाली बात। जी, उसी अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उन्हें अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था। जरा इस विडंबना को महसूस कीजिए। ये बहुत गहरी बात है। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली राजवंश का एक वारिस अपने ही देश के अंदर बैठे हुए एक विदेशी व्यापारिक कंपनी से गुहार लगा रहा था कि उसे गुजारा करने के लिए कुछ और पैसे दे दिए जाएं। एक साम्राज्य असल में कब मरता है? क्या वो तब मरता है जब उसका खजाना लूट लिया जाता है, या तब जब उसकी जमीनें छीन ली जाती हैं? नहीं। या शायद एक साम्राज्य की असली मौत उस दिन होती है जब उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान और उसकी गरिमा पूरी तरह खत्म हो जाती।